कैरेक्टर्स परफॉर्म किए, जो कि एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतनी एज में कभी भी किसी ने इतने कैरेक्टर्स नहीं किए होंगे। ड्रामास भी मेरे पैरेलल चल रहे थे, साथ में मेरे कमर्शियल्स चल रहे थे, साथ ही में मैं, क्योंकि होता क्या है मोस्टली हमारी फील्ड में अगर कोई मॉडल है वो सिर्फ मॉडल है, कोई एक्टर है वो सिर्फ एक्टर है। अगर जर्नलिज्म की आप बात करें तो जो मेरी पढ़ाई है वो जर्नलिज्म के हवाले से है। और अगर आप बात करें तो मैं जब जियो में थी तो तभी मैंने एडमिशन लिया था, पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स किया है। तो इसलिए जो हम प्रोग्राम करते थे बेसिकली वो सिर्फ एक कॉमेडी प्रोग्राम नहीं था, वो डेली की जो न्यूज़ होती थी उसके ऊपर हम जनरेट करते थे कॉमेडी, यानी कि डेली का जो सटायर बेस होता था, पॉलिटिकल सटायर बेस। तो हम लोग डेली हमारा ये डबल होमवर्क होता था कि पॉलिटिकली चीज़ों को भी लेके चलना है और उस पर फिर हम लोगों ने डिफरेंट कैरेक्टर्स भी परफॉर्म करने हैं, उसी के ऊपर अगर कोई गेस्ट आ रहा है उसे सवाल भी करने हैं और उसके ऊपर कॉमेडी भी। जो ज़्यादा जर्नलिज्म के ऊपर आपने काम जब शुरू किया है वो 2000 के केस के बाद से है, तो लोगों को एक ख्याल आना शुरू हुआ कि ये 2000 आपको ही क्यों इंटरव्यूज़ देती हैं और आपका इंतखाब क्यों किया जाता है? आपके सवाल के दो हिस्से हैं। मुझे ही इंटरव्यू क्यों देती है ये तो मैं आपको बताती हूँ सेकंड टाइम। पहले मैं आपको इस बारे चीज़ का जवाब दे दूँ कि आपने कहा कि आप हाईलाइट हुए हैं 2000 केस से। ऐसा नहीं है, मैं इससे पहले भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हूँ और मैं 2 साल से अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। और नूर मुकद्दम के केस के साथ साथ आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर उस्मान मिर्ज़ा वाला जो केस आया था जिसमें एक लड़की को फ्लैट में बंद करके उसके साथ बड़ी ब्रुटैलिटी दिखाई गई थी, उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे, उसके ऊपर भी मैंने बातचीत की थी और सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाली मैं थी। आपको याद होगा कि मोटरवे के ऊपर एक वाक़या पेश आया था आबिद मल्ली के हवाले से, जिसने एक खातून के साथ गाड़ी में जो एक सलूक किया था, नारवा सलूक किया था, उस केस को भी मैंने कवर किया था। उसके अलावा अगर आप देखें तो मेरी मर्ज़ी में जब खलीलुर रहमान कमर की और मारवी सरमद की लड़ाई हुई थी उसको भी मैंने कवर किया था। खलीलुर रहमान कमर का इंटरव्यू भी मैंने दिखाया था। जितनी मशहूर शख्सियात हैं उनके होम टूर्स भी मैंने करवाए थे, उनके इंटरव्यूज़ भी मैंने दिखाए थे। तो मैं वक्तन फ़वक्तन वायरल होती रहती हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब मैंने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर अपना नैरेटिव लोगों को बताया था तो लोगों ने मुझे यहाँ बिठा लिया था कि ये हमारी कौम की बेटी है ज़ुनैरा। लेकिन अब की बार जब मैं लोगों को सच्चाई बता रही हूँ कि वो लड़की अगवा नहीं हुई और उसने अपनी मर्जी से शादी की है तो लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। अच्छा, जानते सब हैं, मान क्यों नहीं रहे? मान इसलिए नहीं रहे कि उनको ये लगता है कि अगर हमने इस बात को मान लिया तो छोटी छोटी लड़कियां घरों से भागकर शादियां करेंगी और ये इसको इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखें, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें। अगर उनको मना करना है तो मारने के बजाय या उनको येस और नो की लकीर खींचने के बजाय उनको समझाएं कि भाई ये शख्स आपके लिए क्यों बेहतर नहीं है। और बेटियों को भी चाहिए, बेटों को भी चाहिए कि वो इस तरह का कदम ना उठाएं। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि दुआ ज़हरा ने एक जायज़ काम यानी कि निकाह गलत तरीके से किया, भागना नहीं चाहिए था। लेकिन जब मैंने उससे पूछा था तो वो लड़की कहती है कि मेरे घर के हालात ऐसे हो गए थे और फिर एंड पे आके वो जो उसका कज़न था ज़ैनुल आबिदीन जिसके साथ ज़बरदस्ती वो उसकी शादी करना चाह रहे थे, वो कहती है कि मेरे घर में तो शॉपिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब एक तरफ वालिदैन कहते हैं कि 14 साल की बच्ची है और दूसरी तरफ आप मुझे बताएं कि उसकी 14 साल की बच्ची की शॉपिंग कौन करता है शादी की? यानी कि पूरा दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी काली है। लेकिन जो उन्होंने कुरान पाक सर पे रख के कहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, इसकी शादी भी नहीं करना चाह रहे थे, आपको उस पर यकीन नहीं है? बात यह है कि जब कोई कुरान पाक को उठा लेता है ना तो कुरान पाक की हुर्मत के लिए, उसकी इज्जत के लिए जब बीच में कोई अल्लाह को ले आता है तो फिर आप उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। अगर आप कहें कि ज़ुनैरा आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कितने % सही है तो मैं आपसे कहूँगी 200%। लेकिन जब एक बंदा कुरान पाक उठा ले तो फिर उसके बाद मैंने भी ये कहा था कि ठीक है मैं अब इस पर सिर्फ अपडेट दूंगी और अपडेट्स मैं देती जा रही हूँ। हाँ, दूसरा जो आपका हिस्सा है कि मुझे ही इंटरव्यू क्यों देते हैं, तो अगर आपने इससे पहले मेरे इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिसमें बहुत सारे लोग मेरे घर पे आके इसी जगह पे मेरे इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, उसमें वो करते क्या है, सवाल थ्रो करते हैं। जैसे अभी आप सवाल करेंगे, रिकॉर्डेड हो रहा है, अब जो मैं आपको जवाब दे रही हूँ मेरा जवाब एडिट कर दें, कट कर दें, तो बाद में कौन उसका जवाब दे। अब उनके जो लॉयर हैं और जो उनकी फैमिली है दुआ ज़हरा के ससुरालियों की, वो मुझ पर ये ट्रस्ट करते हैं कि एटलीस्ट मैं उनसे जो भी सवाल पूछूंगी और वो जो भी जवाब देंगे मैं उसको एज इट इज़ लगाऊंगी, मैं उनके साथ कोई 2 नंबर ही नहीं करूंगी। और इसमें मैं ये बता दूं कि जिसे कहते हैं ना एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करना, वो यहाँ पे उसके गली मोहल्ले में हर जगह जाके वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ज़ुनैरा, आपने 2000 के वालिद साहब के ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात लगाए, तो अगर वो साबित ना हो सके तो आप शर्मिंदा होगी उस पर?
अगर वो साबित ना हो सके तो ऑब्वियसली मैं शर्मिंदा तो होंगी, माफ़ी भी मांग लूँगी, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने मुझे कहा है कि आप मेरी बेटियों के जैसी हो, तो ठीक है, अगर वो मुझे बेटी समझ रहे हैं तो बड़ों से माफ़ी मांगने में आप कभी छोटे नहीं होते। लेकिन बात फिर वही है कि अगर आप मुझे ये कहें कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो गलत है, तो वो गलत नहीं हो सकती। फैक्ट्स हम कभी नहीं बदलते, फैक्ट्स जो मैंने बताए हैं वो 100% सही हैं। आपको लगता है ज़ुनैरा के जो क्लेम है दुआ ज़हरा का कि वो 22,000 रुपये लेके इस्लामाबाद लाहौर पहुंच गई कराची से, तो इस दौर में इतनी महंगाई भी है और आपको पता है फेयर्स क्या हैं, ये मुमकिन है? आप क्या कहती हैं? इस सवाल के भी दो हिस्से हैं कि अगर आप कहें कि ज़ुनैरा आपको क्या लगता है, आपकी असेसमेंट क्या है, तो मैं आपको अपनी असेसमेंट बताऊंगी। लेकिन अगर आप कहें कि लड़की की स्टेटमेंट क्या है जो उसने हर जगह दी है, तो उसने यही कहा है कि भाई मैं 22,000 रुपया जो है मैंने आकर किराया अदा किया, और उसने कहा कि मैंने आकर यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कभी कोई कहता है कि ज़हीर के घर के बाहर आकर उसकी टैक्सी रुकी और ज़हीर ने उसका किराया अदा किया, और कोई कहता है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उनको सरकारी रिहाइशगाह मिली हुई थी, वहाँ पर दरअसल वो लड़की आई थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर। कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया था कि 17 तारीख को जब वो अपने घर से 16 तारीख को अपने घर से निकली, उस दिन सैटरडे था, और जिस दिन वो लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंची उस दिन संडे था। संडे के दिन तमाम जितने भी लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन होती हैं और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं। तो ये सब फजूल की बातें हैं। और वो लड़की ये कहती है कि जी मैंने 22,000 अदा किया है। ये तमाम काम है इन्वेस्टिगेशन इदारों का कि उन्होंने जो क्रॉस चेक किया है, जो पुलिस का कहना है, जो तफ्तीशी अफसर हैं उन सब का ये कहना है कि हमने ये चेक किया। आपका क्या स्टांस? स्टांस ये है कि मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में मैंने बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन मैं जब कभी शूट्स के लिए जाती हूँ तो मुझे फेयर्स का पता नहीं होता। जैसे मैं इस्लामाबाद हर दूसरे दिन आती हूँ। पता किया था तो मुझे लगता है कि इस सारी ट्रांजैक्शन में 35 से 40,000 रुपये तो चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि दुआ ज़हरा से जब पूछा उसने 22,000 कहा था, और शहला रज़ा जो हैं पॉलिटिशियन, जब उन्होंने इस लड़की को दारुल अमान में रखा हुआ था, वहाँ पर एक और ख़ातून थी जो दारुल अमान को रन करती थी, उनका भी एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने कहा कि 38,000 रुपीज़ जो हैं वो अदा किए गए उनके मुताबिक। अच्छा, वो पैसे अदा किसने किए थे? वो पैसे जो बकौल दुआ ज़हरा के और ज़हीर के वो पैसे ज़हीर ने अदा किए थे। वो इस तरह से कि दुआ कहती है कि मैं अपने घर से कोई पैसे लेकर नहीं आई, और वो अपने साथ ना मेरा ख्याल है कोई शॉपिंग बैग वगैरह लेकर आई। वो मेरा ख्याल मैं क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसकी वालदा कहती हैं कि कचरे का शॉपर फेंकने गई और वापस नहीं आई। वो कचरे का शॉपर नहीं था, बेसिकली वो उसका सामान था, जो उसमें कपड़े, उसने अपनी कुछ मेकअप की चीज़ें, और जैसे कि उसके जेठ ने भी बताया कि कुछ मेकअप भी साथ लेकर आई थी। वही मेकअप जिसका मुझ पर इल्ज़ाम लगता है जब भी हम लोग मिलते हैं कि ज़ुनैरा ने उसको मेकअप किया होगा। तो बड़ी समझदार लड़की है, आप लोग भी बल्कि उससे मुलाकात करके जाएँ, आए हैं तो उससे मिल लेंगी वो? ये तो आप, मेरा तो काम है आपको कांटेक्ट नंबर देना, आपने उनसे रब्ता करते हैं और मिल लें। क्योंकि मुझे ये लग रहा है ज़ाती तौर पे कि जब तक वो नहीं आएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो लोगों को बहुत सी गलतफहमियां रहेंगी। कल उन्होंने लाइव इंटरव्यू में आपको ये भी कहा कि हम अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। ये देखें, इसका भी मैं आपको लाइव सबूत दिखाती हूँ। इधर ही रुकिएगा नाजरीन, लाइव चल रहा है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप कुछ चीज़ें नहीं दिखाती हैं, तो फिर देखें ना ये काम ख़राब हो जाता है, कुछ चीज़ें हम नहीं दिखा सकते। तो ये आप लोग देख सकते हैं, उनका YouTube चैनल का लिंक है और ये उनका YouTube चैनल है। लेकिन इस पे मेरे ख्याल में अभी अपलोडिंग नहीं हुई। अभी तक अपलोडिंग। ये जी दुआ ज़हीर ऑफिशियल के नाम से YouTube चैनल क्रिएट हो गया। फाइनली मुझे ये बताएं कि एज जो है उसका बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और मेरे ख्याल में ये जो सारा मैटर है उसमें जो बेसिक डिस्कनेक्ट आ रहा है वो एज की वजह से आ रहा है। तो एज जो आप भी वीडियोस में कहती हैं वो 16 से 17 साल है, डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं उनका पहले दिन से ये क्लेम था कि उनकी बेटी 14 साल की है, यानी कि नाबालिग है। उनकी बेटी का ये कहना था कि उसकी उम्र जो है वो 16 से 17 के दरमियान है। अब ये डिस्प्यूट जब अदालतों में पहुंचा तो अदालतों ने जो अपना फैसला करना था वो उन्होंने उसका मेडिकल बोर्ड जो है ना तश्कील दिया, उसका मेडिकल, उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें उसकी उम्र जो है वो 17 साल आई। यहाँ पर भी कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि वो 16 की बनती है, 16.5 की बनती है, 17 कैसे आई। अब इस हवाले से जब मैंने कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा, बल्कि जिब्रान नासिर जो उनके वकील हैं उन्होंने अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जब कोई मेडिकल रिपोर्ट आती है तो वो 1 साल ऊपर या नीचे आ सकती है, नीचे की पार्ट हो जाती है, इस वजह से 1 साल जो वो ज़्यादा। और इसी के ऊपर अभी मैं रिसर्च भी कर रही थी जो कि मैं आपको दिखा दूँ। लेकिन ज़ुनैरा जो एज का तयन है वो तो बर्थ सर्टिफिकेट से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, क्योंकि शिकम में बच्चे की हड्डियां बनने से तो हमारे भी जो एजेस लिखी हुई हैं उन सर्टिफिकेट पे वो तो डेट ऑफ बर्थ से कंटिन्यू होता है।
आपको लगता है कि वो एज बीच में काउंट होनी चाहिए या होगी? बात ये कि उस लड़की ने जो कोर्ट के अंदर जो जज साहिबान को अपना बयान दिया, उसमें उसका यही कहना था कि 2015 में ये लोग गए थे ज़ियारतों पे, और उस लड़की का ये जो उसने कहा है कोर्ट में, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है कोर्ट रूम से लाइव हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें रिपोर्ट कर रहे होते थे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ये कहती है कि मेरी एज को टेम्पर कराया गया, कम लिखवाया गया। और उसके लिए वो ये भी बताती है अपने इंटरव्यू में कि उसके वालिद ने उससे कहा कि कल को लड़कियों की शादियों और जॉब्स का बड़ा मसला होता है, इसलिए हम तुम्हारी उम्र जो है वो कम लिखवा रहे हैं। अब ये डिस्प्यूट हो गया ना, बेटी कह रही है मैं 17 की हूँ, माँ बाप कह रहे हैं वो 14 की है, डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं वो 14 की है। तो उसके बाद जब उसका मेडिकल आया तो वो चीज़ साबित हो गई, और अब जो दोबारा उसके मेडिकल की बात की जा रही है, मैं खुद चाहती हूँ कि उसका मेडिकल हो, इसलिए कि ये बात क्लियर हो जाएगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आखिर में मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने मल्टीपल वीडियोस किए हैं और जिस तरह आपने 2000 के वालिद साहब के ऊपर आपकी तरफ से कुछ इल्ज़ामात हैं, इसी तरह की कुछ और ऐसी बातें हैं जिस पे ऑब्जेक्शन है सुनने वालों को, कहीं जाके आपकी बातें वक्त ने गलत साबित कर दी, कौम से माफ़ी मांगेंगी? कौम से एक बार नहीं 1000 बार माफ़ी मांगूंगी। मेरे घर वालों ने मुझे पहली बात ही ये सिखाई है कि अगर तुम सच्चे हो तो डट जाओ, अगर तुम गलत हो तो माफ़ी मांगने में देर ना लगाओ, लेकिन मैं 200% सच्ची साबित हो जाऊंगी। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।